आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर इन जेई फिजिक्स। यार देखो, यहाँ पे मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना जेई मेन के एग्जाम में। उसके अलावा थोड़ा ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक है जिनके बिना आपकी बिल्कुल भी पार पड़ने वाली नहीं है। पार पड़ने वाली का मतलब क्या है कि भैया अगर वो टॉपिक नहीं आते हैं तो फिजिक्स तो भूल ही जाओ, नंबर लाना तो दूर की बात है, क्वेश्चन समझ में आ जाए वही बड़ी बात है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ये चीज जानना कि कौन से टॉपिक है जिनको कर लोगे तो फिजिक्स में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन कर सकते हो। उसके अलावा वो टॉपिक जहां से इजी क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक जहां से मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म को रोटेशन के साथ मिला दिया एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठा रहा हूं वो है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स जो है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। डेफिनेटली मेरे लिए ये बिल्कुल सोल है फिजिक्स की। मुझे ऐसा फील होता है कि मैकेनिक्स जिसको नहीं आती है फिजिक्स उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई भी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स आपको वहां पे मिलेगी, क्योंकि बेसिकली जहां फोर्स आ जाता है वहां मैकेनिक्स अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। मैग्नेटिज्म में भी आप फोर्स पढ़ते हो, मैग्नेटिक फोर्स है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पढ़ते हो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ते हो, दो वायर्स के बीच का फोर्स पढ़ते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां भी मैकेनिक्स तो इन्वॉल्व होगी। तो मैकेनिक्स सिर्फ एक 11वीं का पार्ट नहीं है, ये 12वीं में भी आपके साथ साथ चलेगा और 12वीं में साथ साथ चलेगा और इस तरह से चलेगा। अगर 11वीं में अच्छे से आ गया है तो 12वीं की प्रॉब्लम्स तो फॉर्मूला बेस लगने लग जाएंगे आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो जो सफिशियंट है किसी भी प्रॉब्लम को नीचे गिराने के। अब देखो, मैकेनिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये टॉपिक्स मैं वो बोल रहा हूं, सोल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये वो टॉपिक्स है जिनके बिना आपकी पार पड़ने वाली नहीं है। अब मोशन में क्या है, मोशन में देखो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है, 3 डायमेंशन तो हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन होगी, 2 डायमेंशन मोशन होगी, उसके अलावा सर्कुलर मोशन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, रोटेशन। ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, मोशन में मैं सारी मोशन कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे कि 1 डायमेंशन मोशन होती है, 2 डायमेंशन जिसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है, सर्कुलर मोशन आ जाता है, उसके बाद रोटेशन आ जाता है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फिजिक्स में कहीं भी मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इनसे सवाल आए ही आए, सवाल इनसे आएगा वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक्स भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज हो सकता है, भाई मैग्नेटिज्म में भी यूज हो सकता है, और खुद से तो सवाल आता ही आता है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक सवाल की तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सर्कुलर और रोटेशन से मिला के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मोशन अकेला 12 नंबर का चैप्टर हो गया। ठीक है, हालांकि इसमें ये चैप्टर नहीं बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा। टॉपिक में कौन कौन से है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन। तो ये चार इसमें क्या आते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर आते हैं और इन चारों चैप्टर से मान के चलो 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक, तो मोशन की बात कर ली। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है अपने पास वर्क पावर एनर्जी का, सेम ही इसका यूज है फिजिक्स में। ये जिसको नहीं आती, ये समझो कि वर्क डन और एनर्जी का रिलेशन जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना या फिर एक अच्छे लेवल पे फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना। क्यों हो जाएगा, उसका भी रीजन है, क्योंकि जहां पे फोर्स होता है वहां मोशन होती है, मोशन होती है तो वहां वर्क होता है, और वर्क होती है तो वहां एनर्जी रिलेट हो जाती है अपने आप वर्क से। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, मैग्नेटिज्म में काम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भैया ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, जो प्रोटॉन्स वगैरह होंगे, उनकी मोशन होगी, एटम्स जब पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे ऊपर से नीचे, है ना, या नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, तो एनर्जी की वहां पे बात की जाएगी। तो सिर्फ ना ये टॉपिक जो है वो 11वीं क्लास में पूछा जाता है आपसे, या फिर 11वीं से इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, बल्कि वाइडली यूज किया जाता है इसे पूरी फिजिक्स में। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि वही बेसिकली मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटेशन मैंने टॉपिक इसलिए लिख दिया है क्योंकि हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर का यहां से अपने को डेफिनेटली स्कोप रहता ही रहता है। तो ग्रेविटेशन में बेसिकली वैसे कुछ भी नहीं है, बात वर्क और एनर्जी की ही होती रहेगी और फोर्स की होती रहेगी। ग्रेविटेशन में इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा है?
ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन, एनर्जीज, वेलोसिटी, इन सब चीज के अलावा कुछ पढ़ा है? मतलब मोशन, वर्क और एनएलएम को अगर मैं मिला दूं तो इससे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक तैयार किया जा सकता है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है फिजिक्स के। जैसे अपने को क्या है कि सब्जी बनाने के लिए मेन चीज चाहिए होती है ना, ये नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए और कोई मसाला चाहिए। तो वो उस तरह की चीजें, जैसे हल्दी चाहिए, सब नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, तो उसी तरह की चीजें हैं ये तीनों की तीनों, कि मोशन, वर्क एनर्जी और फोर्स, ये चीजें फिजिक्स से गायब हो गई तो समझो बिल्कुल ब्लैंक, फिर सब्जी में स्वाद नहीं आता ना, फिर फिजिक्स में भी स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से कर लेना जरूरी है कि मतलब ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम यहां से आती है उसको आप बहुत फास्टली सॉल्व कर पाए, अपने आप को इतना एबल बनाए सबसे पहले तो, क्योंकि मैकेनिक्स जिसको अच्छे से आती है फिजिक्स उसे अपने आप अच्छे से आ जाती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखो मैंने बताया मोशन से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से, कभी किसी शिफ्ट में वर्क पावर एनर्जी से आ जाएगा, कभी किसी शिफ्ट में एनएलएम फ्रिक्शन से आ जाएगा, और ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए 5 और मार्क्स ऑब्टेन हुए 20। क्लियर। नेक्स्ट मैं अगले पार्ट पे पढ़ता हूं, जो हम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, वो होता है वेव्स। ठीक है, मैकेनिक्स खत्म हो गई। मैकेनिक्स मैंने बता दिया कि ये तो भैया सोल है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, इसे आप छोड़ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अपने आप से। अगर छोड़ दिया है और ना ही अफोर्ड कर सकते हो तो भैया समझो नंबर गए आपके फिजिक्स में। अब आ जाते हैं वेव पे। तो वेव के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन जेई मेन पूछता है। ठीक है, हर चीज का एनालिसिस है यार, पता है अपने को कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पर्टिकुलर एग्जाम में। 2019 में कितने पूछे गए, 18 में कितने पूछे गए, 20 के जनवरी में कितने पूछे गए, तो वहां से आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे क्या पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो एसएचएम, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स से बनते हैं। ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट, ये चारों के चारों जो चैप्टर्स है ना, ये सेम ही कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट को? सिंपल हार्मोनिक वेव को। वेव ऑन स्ट्रिंग में भी हम क्या करते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ते हैं। साउंड वेव में भी सेम सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ते हैं। वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह की कौन सी वेव है? सिंपल हार्मोनिक वेव है। वेव ऑप्टिक्स में भी हम सेम ही वेव पढ़ते हैं। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है? यहां से हम पढ़ना चालू कर देते हैं। सिंपल हार्मोनिक में हम बेसिकली एनर्जीज वगैरह पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंटेंसिटी, पावर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यार इस एक चीज को पढ़ने का फायदा ये है, ये वेव ऑन स्ट्रिंग में भी काम आएगा, ये साउंड वेव में भी काम आएगा और ये वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है इन तीनों में से जहां पे इंटरफेरेंस का यूज ना किया जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ना है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी, क्या भाई ये ट्रांसवर्स हो गई, लॉन्गिट्यूडनल हो गई, और यहाँ पे वेव की ऑप्टिक्स में मैं वेव की प्रॉपर्टी पढ़ लूंगा। बेसिकली करना क्या है? इंटरफेरेंस पढ़ना है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा करूंगा, ब्राइट फ्रिंजेस होगी, या फिर मैक्सिमम मिलेगा, या फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा अगर मैं स्ट्रिंग की केस में बात करूं तो। और अगर एन लैम्डा बाई 2 हो जाए तो भैया वेव ऑप्टिक्स में मिनिमम मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस के बारे में बेसिकली हमें चर्चा करनी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 8 नंबर का सामान अपना यहाँ से तैयार हो गया है। तो इसको करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग ये जरूर करें, क्योंकि 8 नंबर तो आपको आ ही रहे हैं और ये रिस्की नहीं है बिल्कुल भी। मतलब क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से 2 आएंगे ही आएंगे और बहुत ईजी है, और एक ही चीज के अराउंड आपने 4 चैप्टर बिल्ड कर लिए, तो अच्छी बात है यार, एक चीज से आपके 4 चैप्टर हो रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा थर्मल के बारे में। थर्मल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई फिजिक्स का, और यहाँ पे भी मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है जेई मेन में पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 है। अब यार मैं एक्चुअल में यहाँ पे बोलना चाहता था कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 25 ही रहेंगे। 30 होते तो मैं बोल देता कि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब यार क्वेश्चन 25 हो गए हैं तो उसी हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा ना एनटीए को भी, अगर पेपर बनाना है तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। लिख भी देता हूँ, बच्चों को भी डिफिकल्ट लगता है और है भी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिलती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स में यही है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलती है, तो मजा आता है पढ़ने में। तो यार कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ हीट गिवन और हीट टेकन बाय सब्सटेंस को ही इक्वल करते हैं हमेशा, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो आगे ना मैकेनिक्स, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मटेरियल की कितना एक्सपांड होगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, कितना स्ट्रेन जनरेट होगा और कितना फोर्स लगेगा।
आ गई ना मैकेनिक्स। हीट ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हीट की जो रेट ऑफ ट्रांसफर होती है, मतलब कि एनर्जी जो है, हीट क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी से अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि मैकेनिक्स ही चल रही है अभी यहाँ पे। फिर केटीजी पे आ जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, कि भाई किसी सिलेंडर में अपने को बहुत सारे गैसेस वगैरह है, गैस मॉलिक्यूल है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वहां से मोमेंटम चेंज होता है, तो वो कुछ फोर्स लगाती है, उसी से हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। मतलब बेसिक क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स होती है और मोमेंटम होती है। आ गई ना मैकेनिक्स। और थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, डायरेक्ट लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो यही बताते हैं कि जो हीट दी जाएगी वो वर्क कर देगी और इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी, मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बिल्कुल एकदम ऐसा रहता है कि हीट जो दी गई है वो दो ही काम कर सकती है, तो वर्क करेगी और या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कहानी होती है, तो वर्क आ गई, एनर्जी आ गई, तो हो गई ना मैकेनिक्स। तो मतलब ये भी पूरा का पूरा पार्ट मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट है। अब मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है क्योंकि मैकेनिक्स अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आपका थर्मल वाला पार्ट है, उस पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आप बना लेते हो, एक अच्छी पकड़ आप बना सकते हो। लेकिन यहां से क्वेश्चन सिर्फ दो ही आते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो आपने हीट ट्रांसफर छोड़ दिया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है यहाँ पे काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, कंडक्शन पढ़ना पड़ता है, रेडिएशन पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है ना। तो ये चैप्टर वैसा है जहां से आप क्वेश्चन, जहां से जिस चैप्टर को आप अगर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं बोलूंगा इसे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, भैया इन दोनों को मत छोड़ देना। ये टॉपिक ऐसे है जहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, यहां से तो दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि कैलोरीमेट्री से आए या ना आए, थर्मल एक्सपांशन से आए या ना आए, और अपना हीट ट्रांसफर से आए ना आए, लेकिन इन दोनों की गारंटी है भैया, मिनिमम इसलिए बोला है क्योंकि इन दोनों की गारंटी ले सकते हैं, इनकी तीनों की कोई नहीं है। इसीलिए ये कोशिश करना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ढंग से आते हो, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपांशन में क्या है, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांशन आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, 2-2 घंटे के चैप्टर्स है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सीधा समझ में आ जाएगा। उसके अलावा डाउटनेट पे आप जाके ऑलरेडी देख सकते हो, मेरे वीडियोस वहां पे हैं, तो वहां आपको आइडिया हो जाएगा किस लेवल पे और कैसे क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अब देखो भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नजर डालो पहले, मिनिमम कितना लिखा हुआ है ना। मुंह में पानी आ जाता है 5 क्वेश्चन देख के, 5 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर। हमें तो क्या करना है, स्ट्रेटजी बना रखी है हमने, तो भाई 60 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, 70, 80, 90 और 100 कितने भी हो सकते हो, लेकिन नीचे नहीं जाना है 60 से, ठीक है। तो मिनिमम 60 रखना है। उसके लिए भाई देखो 5 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से, इस पूरे सेक्शन से आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो मुंह में तो पानी आ गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। ये है भाई साहब बहुत डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट मतलब एज इन लेंदी बहुत है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेरियस मतलब बहुत वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चंस की इस पूरे सेगमेंट में। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेंदी कैलकुलेशंस हो सकती है, ठीक है। लेंदी कैलकुलेशंस के साथ क्या हो सकता है, बहुत लेंदी चैप्टर्स है, लेंदी चैप्टर्स है भाई। अब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, 20 नंबर अगर दे रहा है कोई पार्ट, मतलब अगर आप इसको करके चले जाओगे पूरे को तो मिनिमम 20 नंबर तो पक्के ही हो गए आपके। तो इसलिए इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 20 नंबर लाना मतलब कि अपने आप ही 20% ऑफ एग्जाम हो गया भाई। अपना कितना 100 नंबर का पेपर होना है, उसमें से 20 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो 20% तो आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कवर कर ही लिए, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है, कहाँ से क्या पूछा जाता है वो सब डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में पूरा मैकेनिक्स से फोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज आ जाती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह और मटेरियल और कंडक्टर नॉन कंडक्टर, उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर कैसे होता है, गॉस लॉ आ जाता है, फ्लक्स वगैरह आ जाता है, थोड़ा वैसी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो 11वीं में हमने नहीं पढ़ी थी। फर्स्ट पार्ट प्योरली मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट, राइट। और दूसरे पार्ट से बेसिकली जेईई एडवांस में सवाल पूछा जाता है, मेंस में आसानी सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इसलिए बोल देते कर लेते हैं। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये। इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि अगर सर्किट सॉल्व करना आ गया ना बच्चे तो 4 नंबर तो पक्के हो गए, और अगर सर्किट सॉल्व करना आ गया तो आपको फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पढ़नी है। वो डिवाइसेस कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है सर्किट के ऊपर। सर्किट समझ में आ गया मतलब डिवाइस समझ में आ गई, डिवाइस समझ में आ गई मतलब 4 नंबर और आगे, ठीक है। तो ये आसान चैप्टर है, इसे तो डेफिनेटली करना ही करना है, तो यहाँ तो मैं स्टार लगा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चलो ठीक है, जरूरी नहीं है कि सवाल आए ही आए, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा था ये
जो अपना जनवरी में जेईई मेन हुआ है, वहाँ पे कई बार सवाल यहाँ से नहीं पूछा गया था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आप करो, बट मैकेनिक्स आती है तो बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये बेस बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसलिए करना इसे जरूरी है। छोड़ने वाले बच्चे छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनका नुकसान है, क्योंकि फिर कैपेसिटर, मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्टरनेटिंग में थोड़ा थोड़ा उनको दिक्कत आती है, तो वापस जाना पड़ता है बैक टू बेसिक्स, और फिर ये चैप्टर पढ़ के आना पड़ता है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया तो कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके अलावा कैपेसिटर में सर्किट प्रॉब्लम आती है, सेम सॉल्व होती है, किरचॉफ लॉ बिल्कुल सेम लगता है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगता है। तो ये दोनों चैप्टर अगर आपको आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कैपेसिटर तो आपके समझो कि कुछ घंटों का काम है बस, ठीक है। एक बार रीडिंग करनी है ढंग से, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे करते हैं सवालों को, चार्ज कैसे फ्लो करता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ एनर्जी स्टोर होती है, कहाँ नहीं होती है, प्लेट पे पोलैरिटी कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे चार्ज वेरी करता है, एंड सो ऑन, एनर्जी कैसे स्टोर होती है, वर्क डन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा बात करूं अगर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, इसे मैं फिर से बोलूंगा। इजीएस्ट क्यों बोल रहा हूं भैया, कुछ भी नहीं है, चार्ज घूमता रहता है, तो घूमने दो, अपने को क्या है, घूम रहे हो, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा किसी ना किसी वे में, तो उसके तीन पाथ हो जाते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, एक सर्कुलर पाथ हो जाता है, और तीसरा पाथ उसका हेलिकल हो जाता है। उन्हीं तीनों की स्टडी करनी है। उसके अलावा मूविंग चार्ज के कारण जो करंट आई है, मतलब क्या है कि चार्ज बह रहा है, इसका मतलब करंट है, करंट जो आई है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण होता है। तो ये घूमता फिरता भटकता हुआ जो चार्ज है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण, उसके फॉर्मूलाज है, याद करो, वैल्यूज पुट करो, आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, और क्या चाहिए यार आपको, 4 नंबर के लिए फॉर्मूला पुट करो और निकालो आंसर। उसके अलावा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है। ये इजी भी बोल सकता हूँ और डिफिकल्ट भी बोल सकता हूँ। अगर यहाँ से डिफिकल्ट सवाल बने तो इतना डिफिकल्ट बन सकता है कि प्राण पखेरु उड़ जाए बच्चों के, और अगर इजी सवाल बने तो इतना इजी बन सकता है कि उससे इजी सवाल शायद काइनेमेटिक्स में भी ना बने। लेकिन अंडरस्टैंडिंग करने वाला चैप्टर है, बेसिकली पूरा बिलोंग करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो जाता है, तो करेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो जाता है तो कुछ चीजें इंड्यूस होती हैं, उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसी से फिर रिलेटिंग अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पे मानो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो फिर से आपको एक बार याद आएगा। उसके अलावा प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की याद आ जाएंगी। तो इनसे आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से गारंटीड जो क्वेश्चंस हैं वो 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी से और 1 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से मिलता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। बाकी कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट आपको नहीं भी पढ़ना है, टाइम नहीं है, जल्दीबाजी में हो, छोड़ सकते हो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर पहले पढ़ा हुआ है तो छोड़ना कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिफिकल्ट होने वाली है इस बार चीजें, सब बच्चों के पास बहुत सारा टाइम है, तो सब कुछ पढ़ के आने वाले हैं। तो आपकी रैंक आपके हाथ में है कि कितना आप खुद से पढ़ के जाते, राइट है। चलो भाई, अब लास्ट पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा भी चुका हूँ। मुझे पता है कि बच्चे काफी, पिछली बार जब मैंने क्रैश कोर्स किया था जनवरी वाले में, ठीक है, तो वहां पे बच्चे बोल रहे सर मॉडर्न फिजिक्स ना एक बार ही, मतलब मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन करवा रहा था, तो बच्चे बोल रहे सर एक बार इसका पूरा ढंग से डिटेल में बता दो। तो इस बार मैंने इसे डिटेल में बता दिया है, डाउटनट ऐप पे जाके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं इसके बारे में, कि दिस पार्ट इज कंपेरेटिवली इजियर देन अदर्स, मतलब मजा आ गया। इजियर जहां दिख गया ना बच्चों के, वहीं पे क्या है कि चेहरे खिल जाते हैं। क्यों, उनको आसान चीजों से मतलब है। डिफिकल्ट का ये मतलब ये नहीं होता है कि वो सही में चीज डिफिकल्ट है, बस वो क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है अपने साथ में। और कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने का तरीका यही है कि उसे ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया जाए। अगर चीजों को समझना सीख गए तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो आप सीख रहे हो, कि कितना आप समझ पाते हो और कितना आप अच्छे से उसे सॉल्व कर पाते हो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम सब यही कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी के सामने एक प्रॉब्लम है और सबको उसे अपने अपने वे में सॉल्व करना है। तो बस ये बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स टफ लगती है। उसके अलावा ये पार्ट ऐसा है जहां पे आपको ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ना कोई ये समझो कि ऐसा लगेगा कभी भी कि फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ना कभी ये लगेगा कि भाई मतलब मजा नहीं आ रहा है। बहुत सही चीज है, बहुत आसान है और मजा भी पूरा आता है। और मिनिमम 2 क्वेश्चंस लेके आती है जेईई मेंस में, तो भैया 2 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 8 नंबर तो यहाँ से भी आएंगे ही आएंगे। तो ये 8 नंबर आप एक दिन में तैयार कर सकते हो, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, अगर मन लगा के आप पढ़ लो तो।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कुछ भी नहीं है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आपको पढ़ के जाना है यहाँ से। एटम्स न्यूक्लियाई दोनों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एटम से आएगा तो न्यूक्लियाई से नहीं आएगा, न्यूक्लियाई से आएगा तो एटम से नहीं आएगा। बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक की चीजें यहाँ से पूछी जाती है ना। यहाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा होता है और एनर्जी का डिफरेंस चल रहा होता है पूरे बोल सकते हैं कि पूरे चैप्टर में। और यहाँ पे जो है वो अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है कि कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, कैसे एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, क्या पार्टिकल है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते हैं जब न्यूक्लियाई पढ़ने लगते हैं हम। उसके अलावा यार ये क्या है, ये 2 घंटे का चैप्टर है, ये 2 आवर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ भी नहीं है, वेव की इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बस दैट्स इट, उतने में खेल खत्म। तो भाई ये सारा एनालिसिस था अपना फिजिक्स का। आई होप आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब पढ़ना आपको और आपके हाथ में है। मुझे जेई मेंस नहीं देना है, मैंने दे लिया था, मैंने क्लियर किया था, अब आपको देना है, आपकी बारी है। तो मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और अच्छा स्कोर करने के लिए देखो यार, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पता होना जरूरी है बच्चे को कि कहाँ से क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो आपको बता दिया है मैंने, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।